हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याधनी डीजी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1830। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दरअसल जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की बात आई तो उस वक्त ये निर्णय लिया गया कि हर 20-20 साल में कानून लाएंगे, जिस कानून के तहत हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे, कंपनी को चलाएंगे, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो सबसे पहला कानून 1773 में आया, उसके 20 साल के बाद 1793 में आया। अब आप पूछेंगे कि 1784 में भी तो आया। 1784 में कोई कानून नहीं आया। एक्चुअली 1773 के कानून को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और एज इट इज 1773 का कानून ही था वो, ठीक है। लेकिन चूंकि मॉडिफिकेशन हुआ इसलिए उसको एक नया नाम दे दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आइए अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। जैसा कि चार्टर वर्ड कहाँ से आया? चार्टर वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से मंगाना। जैसे आप देखते हो कोई आदमी चार्टर्ड प्लेन पे बैठ के जाता है, चार्टर्ड प्लेन, ठीक है। तो वैसे ही ये वर्ड है चार्टर, मतलब इंग्लैंड से इंडिया में बन के कानून आया तो चार्टर एक्ट, ठीक है। क्योंकि 1793 में आया तो 1793। तो क्या क्या हुआ 1793 के चार्टर एक्ट में, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, कंपनी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया 20 वर्ष के लिए। कंपनी का कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए और इंक्रीज कर दिया गया कि जो चल रहा है चलने दीजिए। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो चल रहा है चलने दीजिए। गवर्नर जनरल काउंसिल में सब मिला के 4 लोग हैं, मतलब गवर्नर जनरल को मिला के 4 लोग हैं, पहले 5 लोग थे, 4 लोग को रहने दीजिए, जो जैसा चल रहा था चलने दीजिए। फिर दूसरा क्या था, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की सैलरी फिक्स हुई। अब गवर्नर जनरल इंडिया में जो काम करेंगे उनको सैलरी मिलेगी, तो एक फिक्स सैलरी मिली उनको और उनके काउंसिल के जो मेंबर थे उनको, जिसको हम मिनी कैबिनेट कर सकते हैं या मिनी पार्लियामेंट, जो भी आप बोलिए, वो मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? जो टैक्स इंडिया में वो लोग कलेक्ट करेंगे उसी टैक्स में से सैलरी मिलेगी, मतलब इंडिया के पैसे से ही उनको सैलरी मिलेगी। तीसरा क्या था, गवर्नर जनरल अपना सब ऑर्डिनेट यानी कि अपना सहायक को नियुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से गवर्नर जनरल ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है या बाहर चले गए कुछ कारण से, तो उस कंडीशन में गवर्नर जनरल को के जगह पे जो उनका जिसको वो अपना सबऑर्डिनेट या अपना सहायक नियुक्त करेंगे वो गवर्नर जनरल की हैसियत से ही काम करेगा जब तक गवर्नर जनरल लौट के नहीं आते हैं। आप देख सकते होंगे आज हमारे देश में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति किसी कारण से बाहर जाते हैं तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पे रहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1773 का जो मैंने आपको बताया था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है चार्टर एक्ट 1813। देखिए इससे 20 साल के बाद ये आया ना, 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1813। इसमें हुआ क्या, एक्चुअली कहानी कहाँ से शुरू होता है? 1740 में। 1740 वो समय था जिस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। और सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति जिसको आप कहते हैं, ये शुरू हुआ इंग्लैंड से। तो जब होते होते 1812 तक इंग्लैंड का लगभग हर जगह पे एक एकाधिकार हो गया, मतलब बिजनेस को लेकर के, ठीक है। लेकिन इधर नेपोलियन था, एक नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। वो क्या कर रहा था, वो अपनी युद्ध नीति के तहत एक एक करके यूरोपियन कंट्री को एक्वायर कर रहा था, जीत रहा था। तो जीतते जीतते वो फ्रांस को भी स्पेन को भी जीत गया, रशिया को भी जीत गया। इसके बाद उसने एक नियम निकाला कि ब्रिटेन के साथ में कोई भी देश जो है व्यापार नहीं करेगा, ना ही इम्पोर्ट करेगा ना ही एक्सपोर्ट करेगा। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन का जो सामान था, जो वहाँ के व्यापारी थे जो सामान प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको बेचने के लिए जगह ही नहीं मिला, मार्केट ही नहीं मिला। तो उनको भुखमरी की स्थिति आ गई। उनको लगा कि नेपोलियन तो उनको जीने देगा नहीं। ऑलरेडी जितना यूरोपियन कंट्री है सब जगह नेपोलियन का मोनोपोली हो गया, वर्चस्व हो गया, तो नेपोलियन जीने देगा नहीं उनको। अब वो सामान बेचे कहाँ? तो और चूंकि इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, जैसा आप जानते हैं 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई इंडिया में, तो इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने एकाधिकार दिया था कि तुम भारत में जाके अपना एक छत्र अपना बिजनेस करो, कोई तुमको रोक टोक करने वाला नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे इंग्लैंड के, वो जाके ब्रिटिश क्राउन से मिले, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले, उनसे गुहार लगाई कि आप लोग तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में व्यापार करने के लिए दिए हैं और हम लोगों को दिए नहीं है, और नेपोलियन यूरोप में कहीं व्यापार करने दे नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम जाएँ कहाँ? तो उस कंडीशन में एक विचार किया गया और भारत का जो व्यापारिक मार्ग था वो सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जैसे अभी FDI आप देखते होंगे कि सभी कंपनियां आती हैं और आकर के यहाँ पे निवेश करती हैं, उसी प्रकार उस वक्त भी खोल दिया गया और जितनी भी बाहर की कंपनियां थी वो आकर के यहाँ निवेश करने लगी और कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। मतलब इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन मतलब बिजनेस नहीं करेगी और मतलब ब्रिटेन की और भी कंपनियां आके बिजनेस कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सभी को व्यापार की छूट दे दी गई 1813 में। क्यों दी गई आपको पता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तहत इंग्लैंड पूरा हर जगह छा गया था, लेकिन नेपोलियन इधर सब जगह एक्वायर कर रहा था। तो नेपोलियन ने आदेश निकाल दिया कोई भी इंग्लैंड के साथ बिजनेस नहीं करेगा। इंग्लैंड का जो प्रोडक्शन किया हुआ सामान था वहाँ के व्यापारी मरने लगे भूखे, तो उन्होंने गुहार लगाई कि इंडिया में हमारे लिए व्यापारिक मार्ग खोल दिया जाए, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ना करे व्यापार इंडिया में, इसलिए खोल दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक लगाम लगाया गया। क्या लगाया गया कि चाय का व्यापार और चीन के तरफ जितने भी देश हैं उनके साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी।
मतलब चाय का व्यापार किसी और कंपनी को नहीं करना है, चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, टी का जो है। और चीन, चाइना जो कंट्री है अभी, इसके साथ में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ठीक है। इसमें अदर कंट्री को जाने पे रोक था। तीसरा जो सबसे हेवी आई है, आपसे पूछा जाएगा ईसाई मिशनरी का आगमन। आप देखते होंगे इतने सारे चर्च खुल गए, इतने सारे कॉन्वेंट स्कूल खुले, इनकी शुरुआत कब से हुई? इनकी शुरुआत 1813 से हुई। ईसाई मिशनरियों का आगमन भारत में हुआ, जो कि भारत में आके ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने लगे, ईसाई शिक्षण संस्थान खुला आगे जाके। आज आप कॉन्वेंट स्कूल सब देखते हैं, सेंट जोसेफ, सेंट टेरेसा, ये सब जो देखते हैं, ठीक है, सेंट थॉमस, ये सब उसी समय का दिन है। तो 1813 का चार्टर एक्ट में यही हुआ था। तो आपको 1793 समझ में आया, 1813 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम 1833 करेंगे, 20 साल के बाद 33 आ जाएगा, वो करेंगे, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल विद्यादानी टीसी। थैंक यू।